हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की अपनी इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था 500 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 500 प्रश्नों को हम करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की, जिसकी आप लोगों ने मांग किया था कि सर हमें एक सेपरेट वीडियो दीजिए जिसमें हमारी संपूर्ण पॉलिटी एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए। तो आप लोगों की मांग पर यह वीडियो बनाई गई है। तो हम आपसे सिर्फ इतना चाहेंगे कि आप फुल डेडिकेशन के साथ सिर्फ आज की यह वीडियो आप देख लीजिए। आज के बाद आपका पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को डेडिकेशन के साथ पूरा ध्यान से अच्छे तरीके से देखना होगा। तो आपको हम बता दें कि आज की अपनी इस वीडियो में संपूर्ण पॉलिटी के टॉप 500 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो यदि आप आज की इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद पॉलिटी का आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर सबसे शानदार वीडियो और सबसे अच्छा कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलता है। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास लंबी होगी, इसलिए आप खाते पीते मस्त रहिएगा और अच्छे तरीके से वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए डियर, तो देखिए हम पीडीएफ को थोड़ा क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। इस पीडीएफ को इस प्रकार बनाने का मतलब था डियर, जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे। ठीक है, चलिए देखिए, हम इसमें क्रम से नहीं करेंगे, हम बस पीडीएफ को फटाफट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से रीड करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो किस अधिनियम के द्वारा वो किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रदान किया गया था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की एकात्मकता, देखो इस पीडीएफ को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, जिससे आपको अच्छे तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है, देखिए कह रहा है कि शासन की एकात्मकता पद्धति का लाभ है, क्या लाभ होता है, दृढ़ राज्य होता है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य थे तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, तो भारतीय आपात उपबंध जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, तो भारत की संविधान सभा जो है किसके कहने पर बनाई गई थी, कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को हम बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको तनिक भी परेशानी ना हो डियर। ठीक है, देखिए भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय संविधान जो है उसका अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो उसमें सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय की बात की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के बाद पॉलिटी का आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना, तो भारत जो है पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था, वो बना था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बना था। ठीक है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था, तो संविधान की जो उद्देशिका है उसको कितनी बार संशोधन किया गया था, एक बार, केवल एक बार उद्देशिका का संशोधन किया गया है। ठीक है, देखो कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग जो है कहीं पर भी नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत
है। तो भारत जो है क्या है, राज्यों का संघ है, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो अभी हमने देखा कि आर्टिकल अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया है, राज्यों का संघ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए डियर, ठीक है, पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा इसमें क्या हो गया, गड़बड़ी कर दी गई है, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से मिलेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, इस प्रकार का संघवाद जो है भारत में देखा जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो भारतीय संविधान सभा की जब मतलब संविधान की रचना की जा रही थी, संविधान सभा का सलाहकार कौन थे, वो थे बीएन राव जी। ठीक है, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन समिति का एक अनिवार्य लक्षण है। तो कौन सा अनिवार्य लक्षण है, संघीय प्रणाली उसमें दिखाई देती है। भारत एक कैसा देश है। तो भारत एक कैसा देश है, लोकतंत्र देश है। ठीक है, भारत एक लोकतंत्र देश है। भारत में एकल, देखिए एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। तो एकल नागरिकता जो है कहाँ से अपनाई गई है, इंग्लैंड देश से अपनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसको हम बड़ा ही कर लेते हैं, छोटा ना करें। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो भाग 2 जो है वो नागरिकता उसमें बताया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भारतीय संवाद निकट है। तो भारतीय संवाद निकट है किसके, कनाडा के। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना के संविधान से ली थी। तो भारतीय संविधान में जो है, तो भारतीय महासंघ की योजना जो है, महासंघ की योजना जो है कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी को। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की सदनीय प्रणाली को संशोधित नहीं किया जाता है। आपको हम बता दें डियर कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर भी पॉलिटी आती है आप इस क्लास को देखिएगा, इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। बस एक बार आप डेडिकेशन के साथ इस क्लास को देख लीजिएगा बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, वो है अपना प्यारा भारत, है ना। भारत देश का संविधान जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। संघ सूची में कितने मदे हैं, या संघ सूची में कितने सीटें होती हैं। तो कितने होती हैं, 97 होती हैं। स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत हो जाती है। तो कौन सी हो जाती है, जाति व्यवस्था जो है वो लोकतंत्र के विपरीत हो जाती है। ठीक है, चलिए इसे हम कर देते हैं इरेज। अब ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ज़रा सा भी भटकने का प्रयास मत कीजिएगा। आपको इस क्लास से 100% फ़ायदा होने वाला है। देखिए किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो। तो क्या होता है, जो सत्ताधारी होते हैं, यही कहा गया था ना कि बेटा का बेटा, राजा का बेटा अब क्या होगा, राजा नहीं बनेगा, वही राजा बनेगा जिसमें योग्यता होगी। तो ये किस में बात कही गई है, लोकतांत्रिक में कही गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो कहाँ से लिए गए हैं,
अमेरिका से लिए गए हैं। देखो, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, जिसमें से क्या किया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है? वर्णित किया गया है। ठीक है, देखो, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आई एम सॉरी डियर, रिट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, यह किसमें बताया गया है? तो जो रिट जारी की जाती है, जिसमें क्या बताया गया है? एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जिसमें यह बताया गया है कि निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में से किस में से जारी किया जाता है? किस में जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा उसे क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की रिटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है? तो उसमें किस प्रकार की विशिष्ट व्यवस्था की गई है? परमादेश और प्रतिषेध विशेष रिट का जारी किया गया है व्यवस्था। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश या रिट जारी किए जाते हैं? 5 प्रकार के जारी किए जाते हैं। ठीक है, देखो, कह रहा है कि कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य के लिए दी जाती है? तो आधिकारिक कार्य के लिए कौन सी दी जाती है? परमादेश दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है, तो जीवन का अधिकार कौन सा है? एक मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं डियर। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जिसके तहत मानव व्यापार क्या है? निषेध है। वो होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, देखो, कह रहा है किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। तो ये जो आया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। अब जब इसे हटा दिया गया है तो ये क्या बन गया है? विधिक अधिकार बन गया है, विधि का अधिकार बन गया है। ठीक है, वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो संविधान का दिल उन्होंने क्या कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि संबंधित है आर्टिकल 32 से। ठीक है, चलिए, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अभी हमने बताया अनुच्छेद 32 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो जो मूल अधिकार होता है वो किस आर्टिकल में है? वो किस भाग में है? भाग 3 में है। ठीक है, देखो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है अनुच्छेद 33 के द्वारा। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो अल्पसंख्यकों को मान्यता जो है वो धर्म के आधार पर दिया गया है। ठीक है, देखो, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य जो है कौन सा होता है? अनुच्छेद 51 का होता है। ठीक है, अनुच्छेद 51 का होता है, जो मौलिक कर्तव्यों को संबंधित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको कौन निलंबित कर सकता है, तो वो कर सकते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। तो मौलिक अधिकारों पर अगर प्रतिबंध लगाना है तो कौन लगा सकता है, संसद लगा सकता है। ठीक है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं, क्या प्राप्त हैं, विधिक अधिकार ही प्राप्त हैं। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्त की गारंटी दी गई है। करों से भुगतान की जो भुगतान की मुक्ति दी गई है वो अनुच्छेद 27 के द्वारा दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है, मतलब छुआछूत का अंत करता है, तो वो करता है 17। ठीक है, देखो कतिपय मौलिक, देखो चलो आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है, देखो कतिपय मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। तो जो कतिपय मौलिक अधिकार होता है वो विदेशियों को नहीं दिया जाता है। ठीक है, मत देने का अधिकार किस कोड से संबंधित है, तो वो संबंधित होता है राजनैतिक अधिकार होता है। वोट देने का अधिकार जो होता है वो क्या होता है, राजनैतिक अधिकार होता है। ठीक है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। देखिए कह रहा है कि मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है। तो मूल अधिकारों से जो संबंधित मामला होता है वो गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का जो मामला था वो मूल अधिकारों से संबंधित था। ठीक है, देखिए भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों की अवधारणा किस के संविधान से ली गई है। तो मतलब जो राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 4 किस से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 जो होता है वो संबंधित होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ठीक है, आर्टिकल कहाँ से 36 से 51 तक इसमें दिए गए हैं। ठीक है, चलिए भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नीति निर्देशक मतलब निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक स्थापित करने के लिए। ठीक है, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए किया गया है। किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो विशेष बहुमत द्वारा डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डियर देखिए पूरे 500 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। आज तक आपने कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन आज के बाद आपसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबी होगी, हमें पता है, थोड़ा सा आपको परेशानी तो होगी ही, पर आप एक बार अपना का है ना दिलवा जो है अच्छे तरीके से बसा के एक बार बिठा लीजिएगा, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो ये करता है अनुच्छेद 37 करता है। ठीक है, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय हैं। तो मतलब सीधा सीधा जो है कि डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो अदालत में वाद योग्य नहीं है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। तो ग्राम पंचायतों का आयोजन जो होता है वो गांधीवादी दर्शन पर आधारित होता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी डियर। चलिए देखिए कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। तो वो करता है 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है इसको क्या कर देता है, विशेष दर्जा दे देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। तो वो संबंधित होता है अनुच्छेद 39। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात
की स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो ये हो जाना चाहिए 1 माह के भीतर तक हो जाना चाहिए। ठीक है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष जो होता है किसका होता है? राज्यसभा का होता है। ठीक है। देखो कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। यद्यपि आपकी आयु 35 वर्ष है तो आप भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी हैं। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जा सकता है। ठीक है। देखो भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो क्या प्राप्त है? वो क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है स्वेच्छानुसार निर्णय लेकर। ठीक है। देखो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितना अवधि के लिए होता है? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन जो है वो कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है। देखिए यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष किसे देता है? उपाध्यक्ष को हस्तांतरित कर देता है। भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? तो जो वित्त आयोग होता है वो संवैधानिक निकाय होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए यहाँ पे रोक देते हैं इसे। देखिए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति होती है वो 5 वर्षों के बाद की जाती है। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सदस्यता अनुदान देती है? तो किसकी सदस्यता पर? वित्त आयोग के अनुदान देती है। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन करता है? तो भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति जी। तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? वो करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो जो देश की हमारी थल सेना, जल सेना और वायु सेना जो होती है इसके प्रमुख कौन होते हैं? कमांडर कौन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी ही होते हैं। ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो कह रहा है कि वह व्यक्ति जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं वो कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए इसे हम क्या कर लेते हैं, नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से आपको देखिए ये यहाँ पे आ गई PDF हमारी। ठीक है। देखिए एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है उतने, मतलब क्या है, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। ठीक है। हाँ देखो भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। तो भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। ठीक है। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? वो की जा चुकी है 3 बार किया जा चुका है। ठीक है। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? वो किया जाता है आर्टिकल 300
356 अनुच्छेद 356 में बताया गया है राष्ट्रपति शासन के बारे में। ठीक है, देखिए यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र जो है किसे संबोधित करेगा। यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह उपराष्ट्रपति को क्या कर देता है, अपना त्यागपत्र जो है हस्तांतरित कर देता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी की नियुक्ति करना भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, किसकी नियुक्ति करना, तो मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक का कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। यदि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है, तो अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। यदि आप 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, 110 साल के हैं, आप 35 साल से ज़्यादा हैं तो आप कभी भी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता जो है कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो संसद के दोनों सदनों की बुलाता अधिवेशन को बुलाता कौन है, बुलाते राष्ट्रपति जी हैं, लेकिन अध्यक्षता जो है कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, तो संविधान में कितने प्रकार के, 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। ठीक है, देखिए भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं, तो अभी तक हमारे भारत देश में कभी भी वित्तीय आपात की घटना नहीं हुई है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए देखिए आई एम सॉरी डियर, देखिए किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 360 दिया गया है। वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, देखिए भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। ठीक है, देखो भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है, तो पुनर्निर्वाचन के लिए वो जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है, इसका हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है, तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो 6 महीने के लिए लागू होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो 6 महीने के लिए लागू होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद कहाँ भेजा जाता है, तो उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मतलब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के हेतु कोई अगर विवाद उत्पन्न होता है तो वो उच्चतम न्यायालय में भेजा जाना चाहिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है किसके द्वारा, संसद के द्वारा चलाया जाता है। तो अभी तक हमारे डियर 100 क्वेश्चन हो गए हैं और उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से कमेंट करके आंसर आप इसी तरह से बताते रहिएगा। हम आप सभी लोगों का कमेंट तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि पूरे 500 क्वेश्चन है डियर, इसलिए हम अपना ध्यान नहीं भ्रमित कर सकते और कमेंट पढ़कर आप लोगों का भी बेहद कीमती समय हम गंवाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फटाफट क्या करते हैं, जीके जीएस में अपने इसमें पूरे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब जब तो 500 क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप इसका वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए
कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति पर जो अभियोग लगाया जाता है वो राज्यसभा के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो भारत सरकार की संसदीय प्रणाली जो है वो कहाँ से, ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। ठीक है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संसद के अपर हाउस मतलब उच्च सदन को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो वो कौन करते हैं, लोकसभा स्पीकर करते हैं। ठीक है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट पेश करते हैं उसकी समीक्षा कौन करता है, तो लोक लेखा समिति करती है। ठीक है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष मतलब समिति लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, विपक्षी दल का नेता होता है। ठीक है। देखो राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल जो होता है वो होता है 6 वर्ष होता है। ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला समक्ष निकाय कौन सा है। तो वो कौन करता है, संसद के द्वारा यह तय किया जाता है कि किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। ठीक है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति जो है वो संसद को प्राप्त होती है। ठीक है। देखिए मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिमंडल जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वो उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पीडीएफ को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है। ये वन लाइनर इसलिए बनाया गया डियर क्योंकि अगर हम इसमें ऑप्शन भी डालते तो पीडीएफ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए हमने क्या किया, केवल क्वेश्चन लिया और उसका करेक्ट आंसर आप लोगों को दे दिया, जिससे कम टाइम में आप ढेर सारी चीज़ों को एक ही बार में पढ़ पाओ। ठीक है। देखो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक कब पारित होता है। कब पारित होता है, तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से वो क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद में केवल 2 सदन हैं, एक उच्च सदन होता है, दूसरा निम्न सदन होता है। कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। यद्यपि हम कानून बनाना चाहते हैं तो उसे कहाँ पर पेश किया जाता है, तो वो पेश किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाना चाहिए। ठीक है। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है। तो समापन से आशय होता है संसद के सत्र का अंत होता है। ठीक है। संसद के सत्र का अंत होता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है उसे कौन करता है, अध्यक्ष उसको क्या करता है, प्रमाणित करता है। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। तो जो अवशिष्ट होते हैं उसका अधिकार का अर्थ क्या होता है, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है अवशिष्ट अधिकार। ठीक है। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी। तो भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी, अप्रैल 1952 ईस्वी में आई थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थे, वो थे जीबी मावलंकर जी। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीबी मावलंकर जी थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष
एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो एक वर्ष में कितनी बार बुलाना जरूरी है? 2 बार बुलाना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की गई थी उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तदर्थ समिति कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, नोट कीजिएगा। ठीक है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे हम कहते हैं तदर्थ समिति कहते हैं। ठीक है, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो वो करती है वित्त विधेयक के द्वारा करती है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो वो अनुसूची नंबर 4 में, चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का आवंटन करती है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो वो बढ़ाया गया था, 1 बार ही बढ़ाया गया है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? वो संसद है जिसकी स्वीकृति के बिना आप 1 रुपया भी संसद का नहीं खर्च कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची का विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो राज्य सूची के विषयों पर अधिकार बनाने का कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 249 के तहत दिया जाता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550 होती है। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? तो लोकसभा जो होता है वो जनता का सदन कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए किसके दौरान अधिक बजट की संस्तुति की जाती है? तो किसके दौरान अधिक के बजट की संतुष्टि की जाती है? देखो, तेजी के दौरान भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? वो की गई है 0। ठीक है, चलिए सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देता है यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। यदि कोई व्यक्ति जो है 60 दिनों तक संसद में निरंतर अनुपस्थित रहता है तो वह अपनी सदस्यता को खो देता है। ठीक है, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन होता है? विधानमंडल होता है। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे विश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के मध्य 6 माह का अंतर होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? कोरम क्या है? तो 1/10 सदस्य अनिवार्य होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री जी। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीडीएफ को हम जरा सा क्या कर लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? वह कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? तो मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार जो है वो किसकी देन है? वो है म्यूर की देन है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक वह उसे प्राप्त है। क्या होता है? लोकसभा का विश्वास जब तक उसको प्राप्त है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो जो सरकारिया आयोग था वो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उसको बनाने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। भारत का प्रधानमंत्री किसी प्रक्रिया से बनाया जाता है, तो वो क्या किया जाता है? उसकी प्रधानमंत्री की नियुक्त की जाती है। इस बात को आप नोट करके रखिएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है, तो कहाँ से उसको दिया जाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो पेंशन दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्ष कौन है? तो वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। ठीक है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष की आयु में अपने पद से रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या प्राप्त है? मूल अधिकार प्राप्त है। अपीलीय और परमादर्शीय अधिकार क्या होते हैं? प्राप्त हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए कह रहा है कि किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। तो जो अपीली क्षेत्राधिकार है उसमें ये बताया गया है। ठीक है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या जो है कौन करता है? न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या की जाती है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक या रक्षक कहा जा सकता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता है। देखिए भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए कौन सी अर्हता अनिवार्य है? ठीक है, देखो तो यदि आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? यदि आप उच्च न्यायालय से रिटायर्ड हैं न्यायाधीश तो आप भारत के किसी भी न्यायालय में आप दोबारा वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो वो कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? 25 न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? तो न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? निर्णय विधि कहते हैं। ठीक है, देखो उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है? तो वो कौन सा मामला था? वो था गोकलनाथ का मामला। ठीक है, देखिए
कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा उनको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। देखिए संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या किया जा सकता है? हटाना चाहते हैं तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो ये किस आर्टिकल में बात कही गई है? वो कही गई है 323 के ए में ये बात बताई गई है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? वो देखता है पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण मामलों को देखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है वो भारत के केरल राज्य में स्थित है। भारत में किस स्तरों पर अदालतें होती हैं? तो भारत में 3 स्तरों पर अदालतें होती हैं, एक जिला स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक केंद्र स्तर पर होती हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी जो है वो मंत्रिमंडल सचिव होता है। ठीक है, चलिए हम पीडीएफ को जरा सा क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद फटाफट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को दिखाने का प्रयास करते हैं। आपको बार बार बता रहे हैं डियर कि पूरे यूट्यूब पर हमसे ज़्यादा, आपके अपने इस चैनल से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं दिया जाता है। तो यद्यपि आपने अभी तक वीडियो को देख लिया और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? जो भारत का महान्यायवादी होता है वो कहाँ पर सुनवाई कर सकता है? तो भारत का कोई भी विधि, मतलब भारत के किसी भी न्यायालय में वो क्या कर सकता है? जब चाहे सुनवाई करने का उसको अधिकार होता है। कह रहा है कि कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित है? तो कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित है? वो होता है वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है तो क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु प्राप्त करने की तक। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो संघ लोक सेवा का जो सदस्य होता है उसको राष्ट्रपति द्वारा कभी भी किसी भी समय हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? कोई अगर आप चाहते हैं कि अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत करने के लिए तो उस संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके क्या किया जाता है? उसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, कह रहा है कि किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना करने की सिफारिश की गई थी? तो ऐसा कौन सा था? वो था प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, प्रथम प्रशासनिक सुधार
पर किया गया था। भारत में चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भारत में जो चुनाव होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? वो आधारित होता है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित होता है। देखिए, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो चुनाव आयोग जो होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? वो किया गया है अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मताधिकार से क्या अभिप्राय होता है? वोट देने का जो अधिकार होता है उसको हम क्या कहते हैं? मताधिकार का अभिप्राय। ठीक है, मताधिकार का मतलब क्या होता है? वोट देने का अधिकार। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु कितनी है? अर्थात आप मत किस आयु में दे सकते हैं? यद्यपि आपकी उम्र जो है 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है तो आप चुनाव में वोट दे सकते हैं। ठीक है, मताधिकार एक प्रकार से क्या होता है? ये एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के लिए अधिकार का उपयोग करता है। ठीक है, 2004 में चुनी गई लोकसभा है तो 2004 में जो चुनी गई लोकसभा है वो 14वीं लोकसभा थी। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% मत प्राप्त किया हो तो उसको हम क्या कहते हैं? 4 या अधिक राज्यों में। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कब बन जाता है? 4 या उससे अधिक राज्यों में 6% मत प्राप्त किया हो। ठीक है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो कब जब्त कर ली जाती है? जब वह कुल मतदान का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, देखो इसको हमने क्या बताया कि यद्यपि आपने चुनाव लड़ा और उसमें से 1/6% मत आपने नहीं प्राप्त किया तो आपकी जमानत राशि जो है वो क्या कर ली जाती है? जब्त कर ली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो वो किस दल ने दिए थे? वो दिए थे जनता दल ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए थे। अब देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय चुनाव क्षेत्र कौन सा है? ये है लद्दाख। ठीक है, तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? वो थे सुकुमार सेन जी। तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? वो थे सुकुमार सेन जी। ठीक है, संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? तो संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या होता है? संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। ठीक है, चलिए श्री एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला है? तो वो संभाला है किसने? नवीन चावला जी ने क्या किया है? संभाला, उनके पद को संभाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है तो क्या होती है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है राज्यपाल जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वो किया गया है अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषीय आधार पर बनाया गया था वो था आंध्र प्रदेश। अगर वो पूछता कौन सा तो वो कौन सा ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा था? तो नागौर जिला, नहीं सॉरी डियर, वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर बना था। ठीक है, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? वो किया गया था 1953 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है
सॉरी डियर, थोड़ा सा इसे हम रोक देते हैं, क्या और फ्लिप हो रहा है। देखो, राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं, तो राजमार्ग का जो अनुरक्षण किया जाता है वो व्यतिरिक्त राज्य पर किया जाता है। राज्य विधानसभा के सदस्यों को अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है, तो वो कितनी है, 500 है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 500 संख्या होती है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है, तो राज्य विधानमंडल के अधीन होता है। राज्यपाल द्वारा जारी विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो वो 1 सदस्य नामित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम जरा सा क्या कर लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं डियर PDF को। ठीक है, देखिए कहाँ पे पहुंचा हमारा, देखिए 196 हो गया ना। अब चलिए देखिए जल्दी से देखिए, इसको हम कर लेते हैं। देखिए ये आ गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए राज्य का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है, तो यह अनुच्छेद 169 में बताया गया है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी। अभी हमारे टॉप 200 क्वेश्चन जो है पॉलिटी के, हम 200 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो हमें लगता है ना कि आप लोग जो है, हमें लगता है कि आप लोग जो है थोड़ा सा क्या हो गए थक गए होंगे ना। तो आपको हम देते हैं एक मोटिवेशनल डोज, है ना, बीच बीच में हम आपको मोटिवेशन भी देते रहेंगे। तो आपको हम इतना बताना चाहेंगे कि मेहनत से अभी तो मेरी मुलाकात हुई है, कि मेहनत से अभी तो मेरी मुलाकात हुई है और मंजिल पाने की अभी तो शुरुआत हुई है, कि मेहनत से अभी तो मेरी मुलाकात हुई है और मंजिल पाने की अभी तो शुरुआत हुई है, कि किसी को गिराकर जीतना मेरी फितरत नहीं, कि किसी को गिराकर जीतना मेरी फितरत नहीं और खुद से मैं हार जाऊं, ये मेरी आदत नहीं, ये मेरी आदत नहीं। तो आप लोगों को इतना बताना चाहेंगे डियर कि अपने जिद्दोजहद को पाले रखिएगा, क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी नहीं पाते हैं, एक सीट अपना पक्की नहीं करते हैं, इतनी सरकारी नौकरियां आ रही हैं डियर, तो आप विश्वास मानिएगा कि आपका पड़ोसी तो इंतजार ही कर रहा है कि आप असफल हो और कब वो आपका मजाक बना सके। तो माँ बाप के सपने को रोशन करने के लिए, माँ बाप का सर फक्र से ऊंचा करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। कठिन परिश्रम के साथ आपको पढ़ाई करना होगा, और जो पढ़ाई आज आपको लग रहा है कि आपको दर्द दे रही है, यही सबसे बड़ी आपकी कुछ समय पश्चात दवा बनेगी। ठीक है, तो 1-2 घंटे जो अभी और लगेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि सर पॉलिटी का 500 क्वेश्चन आपने कराया था, वहाँ से हमने 300 क्वेश्चन सही कर दिया, 400 क्वेश्चन सही किया है, 500 में 500 क्वेश्चन सही किया। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और इतनी मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं डियर, तो आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि पूरे यूट्यूब पर अगर सबसे अच्छा कंटेंट आपको कहीं पर मिलता है तो आपके अपने इसी चैनल पर आपको मिलता है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं 201वें क्वेश्चन से शुरू करने का प्रयास करते हैं डियर। ठीक है, चलिए 201 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था वह अब है, तो जो फ्रंटियर के नाम से जाना जाता था वह अब कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारत के संविधान में केवल 12 अनुसूचियां दी गई हैं। ठीक है, हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है, तो कहाँ पे शामिल है, समवर्ती सूची में वो शामिल किया गया है। जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। जंगल जो है वो भारत के 7वीं अनुसूची में दी गई है।
किस सूची में सूचीबद्ध है? तो वह किस में है? जंगल जो होता है, वन जो होता है, वो हमारा किसका विषय होता है? तो वो समवर्ती सूची का विषय होता है। ठीक है। भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। किस सूची में सूचीबद्ध है? तो ये है राज्य सूची में बद्ध है। अर्थात भूमि तथा भवन पर जो कर लगाया जाता है उस पर जो नियम कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? वो राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो वो कौन सी थी? इसको हम जरा सा क्या कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए, वो थी हमारी सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो द से दल बदल, दा से 10वीं। तो दल बदल अधिनियम जो है वो किस में दिया गया है? 10वीं अनुसूची से वो संबंधित है। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, चलिए रुकिए 1 मिनट देखिएगा इसको। देखिए, कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था वहाँ पर क्या किया गया था? इसको दर्जा दिया गया था। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? तो वो करता है नगर पालिका परिषद करता है। आप सभी लोग कमेंट करते रहिए कि जिन क्वेश्चन का आपको आंसर पता है आप उनका कमेंट करते रहिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी है आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। देखिए, 73वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किसे सम्मिलित किया था? तो किसमें सम्मिलित किया है? भाग 9 में उसको क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा इसको। अनुच्छेद 40 का संबंध है। ठीक है। आर्टिकल 40 में 40 में दिए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन की कितने स्तरों पर विभाजित है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है कितने राज्यों पर विभाजित है? वो विभाजित है 3 राज्यों पर विभाजित है। ठीक है। देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, पीटी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट इसको भी करके लिखिएगा कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज का प्रणाली का जो संबंध है वो बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? तो पंचायत समिति जो होती है वो जिला परिषद की प्रति क्या होती है? जवाबदेह होती है। किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? तो किस आयोग ने राज्य और संबंध की जांच की? अभी हमने आपको बताया था कि सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच जो है संबंधों की जांच करती है। ठीक है। चलिए, किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था? राजस्थान अपनाया था। अगर आपसे पूछता है कि कौन सा जिला था तो वो नागौर जिला था। ठीक है। राजस्थान का नागौर जिला। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या होता है? स्थानीय सरकार होता है। भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? तो भारत में आधारित लोकतंत्र सुनिश्चित कौन करता है? पंचायती राज क्या करता है? उसको सुनिश्चित करता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको हम क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग होता है वो किसको रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, वो प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करता है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति आयोग किस वर्ष बनाया गया था। तो अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति आयोग जो है कब बनाया गया था, 1992 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी। तो राष्ट्रीय नीति जो है कब अपनाई गई थी, वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 2001 में अपनाई गई थी। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो वो प्रदान करता है अनुच्छेद 368 प्रदान करता है। ठीक है, देखो कह रहा है कि कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है। तो वो रखती है लोकतंत्रीय सरकार जो होती है वो क्या करती है, महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देने में विश्वास रखती है। ठीक है, चलिए डियर अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए कह रहा है कि रूसी क्रांति का प्रारंभ जो है किस शहर से हुआ था। तो रूसी क्रांति का जो है प्रारंभ जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है। तो वहां पर किस प्रकार से होता है, सीनेट की सहमति पर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए लगभग आधे क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं डियर। तो अभी हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको क्वेश्चन देखकर ये पता चल रहा होगा कि हाँ सर वाकई ये वही क्वेश्चन हैं, हम तो ऊपर ऊपर पढ़ लेते थे, इस तरह नहीं पढ़ते थे जहाँ पर हमारा क्या होता था, क्वेश्चन आता था और हमसे गलती हो जाती थी। आज वाकई उन क्वेश्चनों से हमारा दीदार हो रहा है, उन क्वेश्चनों से हमारा मिलाप हो रहा है जो क्वेश्चन आते थे और हमसे गलत हो जाते थे। तो सच्ची बता रहा हूँ डियर, आप हमारी वीडियो को अगर पूरा देख रहे हो ना डियर, तो आज के बाद आपका पॉलिटी का तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि वीडियो को ध्यान से देखना होगा, है ना। हाँ, 1 घंटा बीत गया ना, हो सकता हो कुछ उका हो रहा हो ना कि आपकी मैडम जी का फ़ोन आ रहा हो, है ना। तो मैडम जी का फ़ोन जो है साइलेंट कर देना, फ़ोनवा मत उठाना मैडम जी का, हमारी वीडियो अच्छे तरीके से देखना। और पॉलिटी का आप 100% पॉलिटी में क्या करोगे, स्कोर करोगे। लेकिन कब बाबू, करोगे तब जब वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखोगे लल्ला, तब। ठीक है, चलिए देखिए राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार बनती है। तो राष्ट्रपति वाली सरकार जो है किस प्रकार बनती है, कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधान मंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति लोक मत द्वारा चुना जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है। तो वो सौंपी है सुरक्षा परिषद को सौंपी है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूएन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई अध्यक्ष मतलब 5 अस्थाई सदस्य हैं, वो कौन कौन से देश हैं। तो ये कौन कौन से देश हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए हैं। ठीक है, यूएनओ मतलब यूएन सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं। देखो पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था। तो वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। सरकार किस प्रकार की एजेंसी है, सरकार किस प्रकार की एजेंसी भैया, राज्य की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं डियर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। तो स्वतंत्रता को विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो रॉबेस्पियर ने क्या किया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। देखो लेखपाल का विचार लिया गया है। तो लेखपाल का जो विचार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की जो सफलता निर्भर करती है आलोचना के अधिकार पर निर्भर करती है। किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेष्ठ भाषा का दर्जा दिया गया था। तो किस भाषा पर, तमिल भाषा पर दिया गया था।
लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। ठीक है, देखिए हो सकता हो आप लोग बता रहे हैं ना, थोड़ा सा लग रहा हो कि अरे सर बहुत टाइम हो गया। कोई बात नहीं डियर, आज तक आपने बहुत सारे लोगों की पॉलिटी पढ़ी होगी, पर एक बार आप हमसे पढ़ के देखिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं मजा आएगा। पढ़ते वक्त तो आपको परेशानी तो होगी ही होगी, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, जब आप 100% क्वेश्चन बनाओगे, तब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, पढ़ते वक्त तो हर व्यक्ति को परेशानी होती ही ना। देखो, सार्वजनिक पद का अधिकार है तो राजनीतिक अधिकार होता है। किस देश में वित्त विधेयक विधान मंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? वो कहाँ किया जाता है? जर्मनी में किया जाता है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? तो किसने किया था? रिचर्ड निकलसन ने किया था। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आदर्शवाद का जनक जो है प्लेटो को माना जाता है। एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। ठीक है, देखो राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है मैकियावली के द्वारा किया गया था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका था? अरस्तु जी का कथन था कि मनुष्य एक क्या है? सामाजिक प्राणी है। ठीक है, चलिए देखिए, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा था? तो मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, इसको किसने कहा था? रूसो ने कहा था। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका था? गांधी जी का है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कीजिएगा। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? इसको भी किसने कहा था? प्लेटो ने ही कहा था। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? वो देन है इंग्लैंड की। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है साम्यवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, और आप सभी लोग यार जितने लोग देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का प्रयास करो ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो इस वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए देखो कह रहा है कि कौन सा देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो वो है हमारा नहीं, क्या है? कौन सा देश है? सऊदी अरब है। ठीक है, जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था, किसने किया था? रूसो के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? वो किस में होता है? एक दलीय राज्य में होता है। ठीक है, लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? तो लोकतंत्र के कौन से दो रूप होते हैं? एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो कौन सा कारक आवश्यक है? व्यक्तिगत आधारों के प्रति सम्मान। ठीक है, देखो छाया मंत्रिमंडल की रीत कहाँ शुरू की गई थी? तो छाया मंत्रिमंडल की रीत जो है ग्रेट ब्रिटेन में शुरू की गई थी। लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधनों के साथ कब पारित हुआ था? तो वो पारित हुआ था 2013 में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा समलैंगिक लंपट उभयलिंगी और प्रालैंगिक समुदाय से संबंधित है? तो धारा 377 जो है वो लंपट समलैंगिक से संबंधित है। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है? तो भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? अल्पसंख्यक का शैक्षिक आर्थिक पिछड़ापन। ठीक है, किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया है? तो कहाँ पर बनाया गया है? वो बनाया गया है असम राज्य में बनाया गया है। ठीक है, किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? वो बनाती है अराजनीतिक दल बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फटाफट क्या करते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए
जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? तो वो थे लियोनिड ब्रेजनेव। ठीक है, देखो मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया था, तो मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग जो है प्राचीन यूनान ने किया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय परिषद जो है प्रदूषण जो है पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है स्विट्जरलैंड और जर्मनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। हम आपको बार बार आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह इससे ज़्यादा अच्छी और इससे ज़्यादा नॉलेजेबल क्लास आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि पढ़ने में कठिनाई तो हो रही है, परेशानी लग रही होगी, लेकिन आप एक बार वीडियो को पूरा ध्यान से अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपका कष्ट सारा दुख दर्द जो है दूर हो जाएगा। तो दुख दर्द जो है बाद में दूर करना है तो थोड़ा सा तो अभी सहना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान को क्या कहा जाता है? मतलब क्या होता है? तो सहज समृद्धि होती है। कहता है स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं? तो स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को कहते हैं राष्ट्रीय परिषद और राज्य सभा कहते हैं। ठीक है, राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है? तो राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है? राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है, राज्य जो है राजा के नियंत्रण में रहता है, यही होता है फांसीवाद। ठीक है, किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ था इटली में शुरू हुआ था। भारत के पड़ोसी देश भूटान किस प्रकार की सरकार है? तो भारत के पड़ोसी देश भूटान में संवैधानिक राजशाही सरकार है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो वो अपनाया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान को अपनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सटल कूटनीति का विचार किस शांति समझौतों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है? तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? मध्य पूर्व से जुड़ा हुआ है। ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण और सूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। किसमें सूचीबद्ध है? केंद्रीय में सूचीबद्ध है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो वो माना जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 का माना जाता है। ठीक है, किस देश का अलिखित संविधान है? तो यूके इंग्लैंड का जो है अभी भी संविधान जो है अलिखित ही संविधान है। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो भारत की अंतःकालीन संसद में 296 सदस्य थे। ठीक है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन जो है 1931 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं डियर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सुझाव दिया गया? तो ये कब दिया गया था? अधिनियम 1919 में दिया गया था। कब दिया गया था? अधिनियम 1919 में दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वातंत्र्यवाद जो है किसका द्योतक है? तो स्वातंत्र्यवाद जो होता है ये सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता होता है। ठीक है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता जो होती है जनसत्ता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व होता है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो वर्णित किया गया है भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, चलिए
धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए डियर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय प्रकार के शासन एक गंभीर दोष है। तो किसका दोष होता है? पृथकता का खतरा होता है संघीय प्रकार के शासन में। ठीक है, लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण किसकी प्रमुख विशिष्टता है? तो लोकतांत्रिक जो केंद्रीकरण जो होती है, विशिष्टता किसकी होती है? समाजवादी राज्य की विशिष्टता होती है। और यार प्लीज़ आप लोग क्या कर रहे हो, जितने लोग देख रहे हो, हम कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, तो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, क्या बात है? क्वेश्चन अच्छा नहीं लग रहा यार? इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन लेकर आए हैं, पूरे यूट्यूब पर बार बार बता रहे हैं कि पूरे यूट्यूब को तलाश लोगे, लेकिन इससे ज़्यादा सटीक कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो तुरंत वीडियो को शेयर करो, जितने लोग देख रहे हो तुरंत वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, चलिए, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी प्रमुख विशिष्टता है? तो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण जो है किसकी प्रमुख विशिष्टता है? वो है समाजवादी राज्य की विशिष्टता है। ठीक है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो संघीय प्रणाली जो है हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? वो ली गई है कनाडा से ली गई है। ठीक है, देखिए, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? वो कहाँ की है? ब्रिटेन की है। ठीक है, क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है? क्या आता है? तो मूल अधिकारों का जो संरक्षण होता है वो उच्च न्यायालय और जो होता है हमारा उच्चतम न्यायालय, दोनों उसको संरक्षण करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो मूल अधिकार जो है भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला जो है सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो वो कहता है धारा 32, आईपीसी की धारा 32 में जो भी नियम दिए गए हैं उसका जो है मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, देखिए, कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय का निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो जो हमारा प्रतिषेध होता है वो उच्चतर न्यायालय जो होता है निम्नतर न्यायालय को जारी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, और आप लोग का यह डेडिकेशन देखकर हमें लगता है कि आप लोग भी पढ़ने के लिए बेहतरीन तरीके से उत्सुक हो कि सर एक ही मैराथन क्लास हो जाए, उसमें हमारा पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाए। आपका डेडिकेशन देखकर अच्छा लगा डियर, पर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि किस देश किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो वो कब किया जाता है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में क्या किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है रिट जारी किया जाता है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो हमने बताया ना 5 प्रकार के आदेश हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो बोलने की जो स्वतंत्रता होती है, बोलने की जो स्वतंत्रता होती है वो स्वतंत्रता का अधिकार होता है। ठीक है, 44वां संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो हमने बताया ना संपत्ति का जो अधिकार था वो विधिक अधिकार बन गया है। ठीक है, किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो वो बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, देखिए, चलिए डियर, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो जो संपत्ति का अधिकार था वो तो हटाया गया किसके शासनकाल के दौरान? मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान उसको क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो वो किसने कहा, मतलब किस अनुच्छेद को कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा था। देखो, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह
कथन किसका है? यह कथन है लास्की का कथन है। तो डियर हम 300 क्वेश्चनों पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, 300 क्वेश्चनों पर पहुंच चुके हैं। आप लोगों की लाइक की संख्या कम है डियर, तो आप तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। 300 क्वेश्चन पहुंचे, अब आप लोगों को पता चला होगा और आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि इन 300 क्वेश्चनों में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया। उससे यह पता चलेगा कि आप लोगों की पॉलिटी जो है मजबूत थी या आप लोगों को बहुत कमज़ोर थी। तो इसीलिए बता रहे हैं कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहो। अभी भी जितना टाइम लगेगा 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, पूरा अच्छे तरीके से देखते रहो, क्योंकि यह क्लास आपको और कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है ना, वो कहाँ पर मिलती है? अनुच्छेद 19 में मिलती है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसने सौंपी है? तो वो सौंपी है किसने? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उसको निलंबित कब किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया जा सकता है, ठीक है। किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो समता का अधिकार का जो प्रावधान है वो दिया गया है अनुच्छेद 14 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में दिया गया है, ठीक है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की जो सुरक्षा होती है वो अनुच्छेद 29 में दिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत जो है किस देश से लिए गए हैं? तो अभी हमने देखा कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो वो कही गई है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कही गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो वो सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? वो करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से सुनिश्चित करता है। अब आपको यहाँ से एक चीज़ पता लग रहा होगा कि आंसर सबका डीपीएसपी ही है, नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका किस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी के सिद्धांतों से संबंधित है? तो वो भाग 4 संबंधित होता है। देखिए किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो वो है गोवध पर, है ना, गोवध पर निषेध, ठीक है। देखिए ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो राम राज्य के बारे में किसने बताया था? वो बताया था गांधी जी ने राम राज्य के बारे में बताया था। संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? वो मिला है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है? सांसद नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो सांसद नहीं होता है। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? अभी हमने देखा एस राधा कृष्णन ने। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 14 सदस्यों को नामित करता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा तक पद संभालेगा? तो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा जब तक होगी वो भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या करेगा? पद को संभालेगा, ठीक है। चलिए देखिए, बड़े ना हो जी। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य
क्या होते हैं? तो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य जो है कार्यकारिणी के सदस्य नहीं होते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया है? वो किया गया है वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो होता है वो सर्वोच्च कमान जो होता है प्राप्त होता है। ठीक है। देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है? मौलिक अधिकार होता है। भारत का उपराष्ट्रपति होता है तो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो कब लागू की थी? 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है। देखिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? वो उपराष्ट्रपति को देता है। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा करता है? वह लिखकर किसे ऐसा करेगा? उपराष्ट्रपति को करता है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? 75 वर्ष है। ठीक है। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम समय के लिए कितनी बार बढ़ाया जा सकता है? 3 बार के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है कितने? 3 प्रकार के। ठीक है। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? कोई अधिकतम सीमा नहीं है। जैसे जैसे संकट बढ़ता जाएगा वित्तीय आपात की मतलब जो है वो बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल 1 बार लागू की गई है? तो आंतरिक आपात स्थिति जो है अभी तक केवल भारत में 1 बार लागू की गई है। ठीक है। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा के पास हैं। ठीक है। तो भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा के पास होते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो वो अनिवार्य होता है संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा अनिवार्य होती है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किससे में शुरू की जा सकती है? तो वो संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, किसी में भी वो शुरू की जा सकती है। ठीक है। सरकार का संसदीय रूप विचार कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। तो सरकार का संसदीय रूप जो है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो कौन से हैं? लोकसभा और विधानसभा हैं। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो किसे नियुक्त किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। लोकसभा संसदीय समितियों के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। तो कौन नियुक्त करता है? भारत के लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का यदि आप चाहते हैं कि आप राज्यसभा का सदस्य बने तो आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति जो होता है वो संसद के द्वारा दिया जाता है। ठीक है।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, देखो सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद में शामिल हैं, तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। इसका 90% बच्चे गलत आंसर दे देते हैं। देखिए विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो विधानमंडल का जो प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? नियमों को अधिनियमित करना होता है। विधानमंडल का प्रमुख कार्य जो होता है नियमों को अधिनियमित करना होता है। कौन विधायिकी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? तो विधायिकी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना कौन जारी करता है? वो जारी किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, देखिए यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो ये कौन तय करता है? अध्यक्ष लोकसभा, है ना, लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। देखिए केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे विट्ठल भाई पटेल जी। तो आज यहाँ पर हमने 350 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास किया। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बाद में आप वीडियो को देख रहे हैं तब भी आप कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा डियर कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, तो आज यहीं पर अपनी क्लास को रखते हैं। अगला एक शिफ्ट और लेंगे जिसमें हम 150 प्रश्न कर देंगे। आपका पॉलिटी जो होगा 100% समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लास की टाइम लंबी हो जा रही है इसलिए हम वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं डियर। तो आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि आप भर भर के कमेंट कीजिएगा, लाइक तो भरपूर कीजिएगा, और जितना लाइक कीजिएगा उससे से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कराने का प्रयास कीजिएगा। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लव यू, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त रहिए। और जाते जाते आपको एक बात बता दें कि पूरे ही यूट्यूब पर सबसे अच्छा और सबसे विश्वसनीय कंटेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट कंटेंट आपको अगर कहीं पर मिलता है तो आपके अपने इसी चैनल पर मिलता है। तो इसलिए आप बिना देरी किए, बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, जिससे हम कभी भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों तक आ जाए। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इतना देर तक हमारे साथ बने रहे उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। लव यू, टेक केयर, धन्यवाद।